गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनावों में इस बात की झलक मिल गई कि इन चुनावों में कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है और उसकी हालत पहले जैसी ही रहेगी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है और मजे की बात यह है कि कांग्रेस अब तक उन विधायकों का पता लगाने में असफल रही है जिन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। और यह सब कुछ ऐसे समय पर हुआ है जब लगभग 2 दशक से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन भाजपा के रचे चक्रव्यूह ने पार्टी को जोर का झटका दिया है और साथ ही गांधी वाड्रा को भी मैसेज दिया है कि आपके विधायक देर सबेर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की न सिर्फ चिंता बढ़ाई है बल्कि उस दावे को भी कमजोर कर दिया है जिसमें पार्टी ने कहा था कि हम बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि पार्टी अब तक उनकी पहचान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साफ है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो देर सवेर भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे। ठाकुर ने एक दिन पहले कहा था कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। ठाकुर ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों की पहचान करने की कवायद सभी विधायकों की वफादारी पर शक करने की तरह होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों को मतपेटी में अपना वोट डालने से पहले पर्यवेक्षक को दिखाना होता है। राष्ट्रपति चुनाव के मामले में गुप्त मतदान होता है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस के 63 विधायक और इकलौते निर्दलीय विधायक के समर्थन के बावजूद 57 विधायकों ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान किया था। वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 121 वोट मिले, जबकि विधानसभा में कांग्रेस के पास 111 विधायक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुर्मू को 10 और वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को उम्मीद से 7 कम वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होबे का नारा दिया था, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने ममता बनर्जी के साथ ही खेला कर दिया। भाजपा की रणनीति इतनी सटीक रही कि उसने अपने सारे विधायकों के वोट तो डलवाए ही, लगे हाथ ममता बनर्जी की पार्टी में भी सेंध लगा दी। भाजपा के इस दावे से खिसियाई टीएमसी ने इसे झूठा बताया, लेकिन वोटों की तस्वीर कुछ अलग कहानी बयां करती है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को यहां से 70 वोट मिलने थे, लेकिन यहां मुर्मू को 1 वोट ज्यादा ही मिला। भाजपा का कहना है कि यह एक अतिरिक्त वोट टीएमसी की तरफ से आया है। वहीं जो 4 वोट इनवैलिड साबित हुए हैं वह भी टीएमसी के ही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 77 से घटकर 75 रह गई थी। 5 विधायकों ने भाजपा से इस्तीफा दिया, बिना टीएमसी ज्वाइन कर लिया। ऐसे में भाजपा आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 70 वोट ही मानकर चल रही थी। हालांकि चुनावी नतीजों में द्रौपदी मुर्मू को पश्चिम बंगाल से 71 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को यहां से कुल 216 वोट मिले, 5 वोट अवैध करार दिए गए हैं। भाजपा का दावा है कि उसे अपनी पार्टी के सभी 70 वोट तो मिले ही, साथ ही वह टीएमसी के भी 1 वोट में सेंध लगाने में कामयाब रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक और सदन में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया और कहा कि जैसा कि मैंने वादा किया था, भाजपा के सभी 70 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया है। वहीं टीएमसी के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि उनके ही 4 विधायकों के वोट अवैध घोषित हुए हैं। एक टीएमसी नेता ने कहा कि वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए हो रही है, इसलिए यह सुनिश्चित नहीं है कि किसी टीएमसी विधायक ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन 5 भाजपा विधायकों में से कोई हो, उन्होंने अपने पक्ष में नहीं गिना था। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व इस बारे में चर्चा करेगा और जांच भी होगी। निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तार से इसका विश्लेषण किया जाएगा। वहीं 4 अवैध वोटों ने भी एक अलग बहस शुरू कर दी है। शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने जानबूझकर अपने वोट अवैध किए ताकि एनडीए उम्मीदवार को लाभ मिल सके। चुनाव से एक दिन पहले शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि एनडीए कैंडिडेट को 70 से ज्यादा वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 221 वोट, जिनमें वह विधायक भी शामिल हैं जो भाजपा छोड़े बिना उनके साथ गए हैं, उनके पक्ष में नहीं जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया था कि कई वोट अवैध घोषित हो जाएंगे। सबके बीच राजनीतिक विशेषज्ञों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरे नंबर दिए हैं। खासतौर पर सत्ता में आने के बाद से जिस तरह टीएमसी लगातार भाजपा विधायकों को अपनी तरफ खींच रही है, उसको देखते हुए विशेषज्ञ इसे बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने यहां पर अपने नेताओं को मैनेज किया है, हमें उसे श्रेय देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल खुद को और अपनी पार्टी के सारे नेताओं को शहीद भगत सिंह की औलाद बताते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बसंती पगड़ी बांधते हैं, लेकिन उसी पंजाब में शहीद भगत सिंह के विरोध का मामला थमता नहीं दिख रहा। फिरोजपुर के मुदकी कस्बे के गांव जंडवाला में खालिस्तान जिंदाबाद और पंजाब का समाधान खालिस्तान में भगत सिंह की प्रतिमा के पास खालिस्तान लिखा गया। गांव के सरपंच प्रीतपाल सिंह ने कहा कि रात के समय गांव के बाहर हाईवे पर भगत सिंह की प्रतिमा के पास कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नारे को काले रंग से मिटा दिया और कहा कि कुछ शरारती तत्व पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और पंजाब में शांति बनाए रखनी चाहिए। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से ऐसा करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारी कैमरे पर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। हाल ही में पटियाला के ऐतिहासिक काली माता मंदिर में खालिस्तान के पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। इसके बाद खालिस्तान के समर्थन में लगे पोस्टर हटवाया गया। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद आक्रोश व्याप्त हो गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि पटियाला के ऐतिहासिक काली माता मंदिर में कुछ शरारती तत्वों ने खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब पुलिस से मांग की कि राज्य में की शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच जारी शिवसेना पर कब्जा करने की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 8 अगस्त तक अपने दावे के पक्ष में दस्तावेज मुहैया कराने को कहा है। दस्तावेजी सबूतों के आधार पर इस बात का फैसला होगा कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और उसकी संपत्ति पर किस गुट का कब्जा होगा। इस लड़ाई में एकनाथ शिंदे का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद उनके साथ हैं और बात उद्धव ठाकरे की सबसे कमजोर कड़ी है। उद्धव ठाकरे के खेमे के अनिल देसाई ने कई मौकों पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर यह दावा किया था कि पार्टी के कुछ सदस्य पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। उन्होंने शिंदे गुट द्वारा शिवसेना या बाला साहब नामों का प्रयोग करके किसी भी राजनीतिक दल की स्थापना पर भी आपत्ति जताई थी। अनिल देसाई ने एकनाथ शिंदे, गुलाब राव पाटिल, तानाजी सावंत और उदय सामंत को पार्टी के सभी पदों से हटाने की भी मांग की थी। एकनाथ शिंदे खेमे द्वारा चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना घोषित करने और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर उन्हें आवंटित करने के लिए याचिका दायर की गई थी। शिंदे ने चुनाव आयोग को यह भी बताया था कि 55 में से 40 विधायक, कई एमएलसी और 18 में से 12 सांसद उनके साथ हैं। दोनों ही दावेदारी पर चुनाव आयोग का कहना है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि शिवसेना में विभाजन की स्थिति है। एक समूह का नेतृत्व एकनाथ संभाजी शिंदे कर रहे हैं और दूसरे समूह का नेतृत्व उद्धव जी ठाकरे कर रहे हैं। दोनों समूहों के अपने अपने दावे हैं। चुनाव आयोग ने दोनों समूहों को 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे अपने दावों के समर्थन में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में लंबा खेल करने वाले ममता बनर्जी के खास पार्थ चटर्जी को ईडी ने जैसे ही गिरफ्तार किया, टीएमसी ने बिना वक्त गवाए पार्थ चटर्जी को यह कहकर पल्ला झटक लिया कि उसने किया है वही जाने। इतना ही नहीं, अर्पिता मुखर्जी की ममता बनर्जी तारीफ करती रहती थी, टीएमसी की चुनावी सभा में शामिल होती रही। उस अर्पिता के घर से करोड़ों का काला खजाना निकलते ही टीएमसी ने पहचानने तक से इनकार कर दिया। कम से कम ममता बनर्जी से यह ज्ञान तो अरविंद केजरीवाल को लेना ही चाहिए कि जैसे ही मंत्री पकड़ा जाए, अपनी कमीज को सफेद बताकर उससे पल्ला झटक लेने में ही भलाई है। पता नहीं क्यों महीनों से जेल में हवा खा रहे सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट हर दूसरे दिन देते रहते हैं। खैर, ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी से पल्ला तो झटक लिया, लेकिन इतने से टीएमसी के दामन पर लगे दाल धुलने वाले नहीं है। भाजपा ने इस मामले में ममता सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में चोर मचा रहे हैं शोर। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बंगाल में सरकारी पैसे की लूट मची हुई है।
बंगाल में एजेंसियां भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं, लेकिन उन पर लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे थे। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी मल्टी पार्टी कैंपेन करके एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस पूरे खेल को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ईडी ने चाहे पंजाब, महाराष्ट्र और केरल में कार्रवाई की हो, ये सभी लोग जुलूस के साथ निकलते हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एजेंसी को इंडिपेंडेंट रखा है, इन्हें सशक्त किया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि टीएमसी ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। साथ ही कहा कि 21 करोड़ की बरामदगी सरकार की मिलीभगत पर सवाल खड़े करती है। हालांकि अर्पिता मुखर्जी के आवास पर नोटों का मिलना अब तक जारी है। अब तक 21 करोड़ से अधिक की रकम, 79 लाख का सोना, 57 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद की जा चुकी है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बंगाल में चोर मचा रहे हैं शोर। दरअसल ये शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि उनकी चोरी का एविडेंस लोगों तक न पहुंचे। साथ ही जांच एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे ने सीबीआई के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार ने उन बंद दरवाजों को खोल दिया है। इतना ही नहीं, शिंदे सरकार ने कई अहम मामलों की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि गिरीश महाजन और रश्मि शुक्ला के मामले सीबीआई को सौंपे जाने वाले हैं। भाजपा नेता गिरीश महाजन सहित 28 अन्य लोगों के खिलाफ जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया है। साथ ही आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को संकट में डालने वाली फोन टैपिंग रिपोर्ट के लीक होने से संबंधित मामले को भी सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नई सरकार के आने के बाद ही महाराष्ट्र में 2 अहम मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से पुलिस को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज मुकदमों को राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने के लिए कहा गया है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन सहित 28 अन्य के खिलाफ रंगदारी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही फोन टैपिंग रिपोर्ट लीक करने के लिए मुंबई पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई पुणे पुलिस के खिलाफ रंगदारी मामले में 29 आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें जांच स्थानांतरित करने के लिए आदेश मिले हैं, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार सीबीआई को इसे स्वीकार करना होगा। इसके बाद मामले और कागजात उन्हें सौंप दिए जाएंगे। शिंदे फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद ठाकरे सरकार द्वारा लिए गए शहरों के नामकरण सहित कुछ अन्य फैसलों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मेट्रो को लेकर ठाकरे सरकार के फैसले को भी पलट दिया गया है। एक तरफ फैसले को बदलने और रद्द करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ अपराधों की जांच सीधे सीबीआई को सौंपी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्थ चटर्जी के गिरफ्तारी होते ही शिक्षक भर्ती घोटाले की आंच में ममता बनर्जी की पूरी सरकार तपने लगी है। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने अब तक पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया है। माना जा रहा है कि इस मामले में ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलेंगी। उद्धव ने तब तक नवाब मलिक को बर्खास्त नहीं किया जब तक उनकी सरकार नहीं गिर गई। वहीं अरविंद केजरीवाल भी सत्येंद्र जैन को अब तक जेल वाला मंत्री बनाए रखा है। ईडी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर अब तक नोटों के बंडल निकल रहे हैं, इसलिए वहां छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच ईडी को पार्थ चटर्जी की दूसरी करीबी मोनालिसा दास का पता लगा है। ईडी के हाथ अब किसी भी वक्त मोनालिसा दास तक पहुंच सकते हैं। मोनालिसा दास को मंत्री का एक और करीबी और सहयोगी बताया जा रहा है। मोनालिसा दास का घर बोलपुर शांति निकेतन में है। सूत्रों का कहना है कि उसकी 10 से ज्यादा संपत्तियां मिल चुकी हैं, कई फ्लैट हैं। ईडी इस पहलू की जांच कर रही है। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि उसका पार्थ चटर्जी से कोई संबंध है या नहीं। पश्चिम बंगाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में भर्ती अनियमितताओं की कर रही है। इसके बाद ईडी अब मोनालिसा दास के घर पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार मोनालिसा दास के पास कई जमीन और मकान हैं, जिनमें अधिकतर बीरभूम जिले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
जिस तरह से शिवपाल यादव ने खुली चिट्ठी लिखकर समाजवादी पार्टी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दिया और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर खुलेआम अखिलेश यादव की आलोचना करते रहे, उसके जवाब में अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं को खुली चिट्ठी लिखकर समाजवादी पार्टी से अपना नाता खत्म कर लेने को कहा है। सपा ने ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को खुली छूट दे दी है कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव के दिन हो रही वोटिंग से पहले पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि जिस पार्टी को जो फैसला लेना है ले सकती है। दरअसल एनडीए उम्मीदवार और पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ओपी राजभर और शिवपाल यादव दोनों ने समर्थन दिया था। वहीं हाल ही में ओपी राजभर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि ओपी राजभर एक बार फिर भाजपा के साथ जा सकते हैं। एक दिन पहले ही राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। सपा के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही रहा है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया है। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो वह अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि एक आदमी 2 महीने से मेहनत कर रहा है और एक आदमी एक दिन मेहनत करके रिजल्ट लेना चाहे तो नहीं मिल सकता। इसलिए अखिलेश यादव को क्षेत्र में निकलकर काम करना चाहिए। विधानसभा में बोलने से सरकार नहीं बनेगी और नहीं जीतेंगे। अखिलेश को एसी कमरे से बाहर निकलकर क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार क्या किया, ममता बनर्जी नॉट रीचेबल हो गई। इस बात की जानकारी खुद पार्थ चटर्जी ने दी। पार्थ चटर्जी गिरफ्तारी के बाद से पार्टी ममता बनर्जी के साथ बात नहीं कराए जाने से खफा है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती अनियमितता घोटाले की जांच कर रहे ईडी ने चटर्जी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चटर्जी को नियमित मेडिकल जांच के लिए कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके जोका में केंद्र सरकार के ईएसआई अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल से बाहर आते समय चटर्जी ने पहली बार मीडिया से बात की और ममता बनर्जी से संपर्क करने में असमर्थता पर चिंता। पार्थ चटर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वे मुझे कहां ले जा रहे हैं। मैं अभी तक अपनी सर्वोच्च नेता ममता बनर्जी से संपर्क करने में असमर्थ हूं। ईडी ने बताया कि चटर्जी के विश्वास पात्र और करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से जब्त की गई बड़ी नकदी WBSSC भर्ती अनियमितता घोटाले से संबंधित थी। ईडी के अधिकारी ने कहा कि 500 रुपए और 2000 रुपए के ये नोट अलग अलग लिफाफों में रखे गए थे और इन पर राज्य के शिक्षा विभाग की मुहर थी। इन लिफाफों को फिर से 3 अलग अलग बोरियों में लोड किया गया था, जिन्हें अर्पिता मुखर्जी के डायमंड पार्क स्थित घर में एक अलमारी के नीचे रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि यदि जरूरी हुआ तो ईडी चटर्जी को ट्रांजिट रिमांड में कोलकाता के बाहर कहीं भी ले जाने के लिए आवेदन कर सकता है, विशेष रूप से नई दिल्ली में सुचारू पूछताछ के उद्देश्य से। चटर्जी के वकील अनिंद राउत ने बताया कि हालांकि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बताया था शनिवार की सुबह हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत में पेश होने दें और फिर हम उचित कानूनी कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में शिक्षा मंत्री भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 26 घंटे पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 2 मंत्रियों सहित करीब 1 दर्जन लोगों के घरों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसके बाद इस मामले में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ईडी की छापेमारी में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी के छापे में 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। इतनी बड़ी रकम कैश मिलने के बाद सभी हैरान हैं। नोटों के बंडलों के ढेर गवाही दे रहे थे कि राज्य में किस तरह लूट मचाई जा रही है, लेकिन पोल खुलती देख इस पूरे मामले से टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया। जो विवाद पार्टी और सरकार के लिए किरकिरी का सबब बन सकता है, उस मुद्दे से बचने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। लेकिन पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली है। वहीं अर्पिता के घर से 20 से अधिक कीमती मोबाइल फोन, सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज आदि बरामद हुए हैं। अर्पिता मुखर्जी ने 20 करोड़ रुपए को 2 थैलियों में छिपाकर रखा था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा भर्ती घोटाले के इस मामले में अब शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह जांच सीबीआई के हवाले है। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिमी बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित व सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह C और D के कर्मचारियों
व शिक्षकों की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी सरकार में मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी उस समय शिक्षा मंत्री थे जब घोटाला हुआ था। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में भारी नकदी बरामद होने के बाद अर्पिता मुखर्जी सुर्खियों में हैं। अर्पिता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने उड़ीसा और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। अर्पिता को बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी और उनकी कानूनी सलाहकार बताया जा रहा है। वो पार्थ मुखर्जी के साथ राजनीतिक आयोजनों में भी कई बार नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वो बंगाल के कद्दावर मंत्री के साथ पॉलिटिकल कैंपेन में भी देखी जा चुकी हैं। अर्पिता साउथ कोलकाता के एक आलीशान फ्लैट में रहती हैं। पार्थ चटर्जी दक्षिणी कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नकटला उद्यान का संचालन करते हैं, जो कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा समितियों में से एक है। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा भी थी। दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी के साथ वो दिखी थी। उस समय पोस्टर में पार्थ चटर्जी को समिति का अध्यक्ष बताया गया था। इतना ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी अर्पिता मुखर्जी को देखा गया है। इसको लेकर ममता बनर्जी ने अर्पिता की तारीफ भी की थी। इसको लेकर भाजपा नेता अनिर्बन गांगुली ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। गांगुली ने कहा, सीएम महोदया, ममता बनर्जी हाल ही में अपने करीबी और विश्वास पात्र चटर्जी की प्रशंसा करते हुए उनकी नजदीकी अर्पिता मुखर्जी की प्रशंसा में कहा था, अच्छा काम करते रहो। वो अच्छा काम क्या है, कल से यह स्पष्ट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।